गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने चैप्टर नंबर 2 का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन स्टार्ट किया, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजिंग वो लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप चाहिए तो पहले उस वीडियो को देख के आइए। आज हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। 7 से 8 पॉइंट है, बहुत ही इजी पॉइंट है, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को आपको समझने के लिए एक लाइन जो है वो आपको आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फिट करनी पड़ेगी। सर कौन सी लाइन है वो जिसको हमको फिट करना है? तो बच्चों ये वाली लाइन जो लास्ट में आपको मैंने बताई थी, बहुत अच्छी पॉइंट था कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप अरेंजिंग करते हैं। अरेंजिंग मतलब अरेंजमेंट करते हैं। सर किसका किसका अरेंजमेंट करते हैं? तो सर सबसे पहले हम किसका अरेंजमेंट करेंगे? पीपल। पीपल मतलब सर लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, सर एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ने वाली है, सर वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब सबसे पहले आपको पीपल लेके आना पड़ेगा। दूसरा सर पीपल के साथ क्या लेके आना पड़ेगा? टास्क। मतलब वो जो लोगों को आप लेके आए हैं सर, वो भांगड़ा करने के लिए नहीं लेके आए सर, भंडारा करने के लिए नहीं लेके आए सर, आप उनको गारंटेड कोई ना कोई टास्क देने वाले हैं सर। और साथ में आपको क्या लेके आना पड़ेगा सर? रिसोर्सेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आपको पीपल तो चाहिए, टास्क तो चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए। क्यों चाहिए सर? टू एग्जीक्यूट अ प्लान। टू एग्जीक्यूट अ प्लान। इसी बात को देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था सर कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जो पॉइंट नंबर 1 में हमने पढ़ा था अगर याद हो। तो हमें चाहिए रहता है मैन, हमें चाहिए रहता है मनी, हमें चाहिए रहता है मटेरियल, हमें चाहिए रहता है मशीन, हमें चाहिए रहता है मेथड। मतलब 5 चीजें, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड और आपको चाहिए मशीन। तो 5 चीजें आपके लिए हैं। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अगर आप ये चीजें याद रखते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 के लिए हम लोग जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 बोलता है आपके लिए ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। सर स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो याद कीजिए बच्चा, हेनरी फेओल्सर ने एक प्रिंसिपल बनाया था जिसका नाम था डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को बांटो। काम को कैसे बांटना है सर? जो जिस काम में बेहतर है, जो जिस काम में एक्सपर्ट है, उसको वही काम अलॉट करो। तो इससे क्या होगा? उसके बीच में स्पेशलाइजेशन आएगा। जो अगर कोई पर्सन टीचिंग में बेस्ट है तो उसको टीचिंग का काम देना चाहिए। अगर कोई पर्सन साफ सफाई में बेस्ट है उसको साफ सफाई का काम देना चाहिए। कोई पर्सन कंप्यूटर में बेस्ट है तो उसको कंप्यूटर वाला काम देना चाहिए। इसी को कहते हैं स्पेशलाइजेशन। तो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे पहले पीपल लेके आना पड़ता है। क्या लेके आना पड़ता है? पीपल। और वो पीपल को क्या देना पड़ता है सर? आपको जल्दी बोलिए। टास्क देना पड़ता है बच्चा। तो ये टास्क जो आप देते हैं उसी की वजह से लोगों के बीच में क्या आता है? स्पेशलाइजेशन। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। आपको भी मालूम बच्चा, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे पहला डिपार्टमेंट होता है परचेस डिपार्टमेंट, जिनका काम होता है रॉ मटेरियल खरीद के लेके आना। दूसरा डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिनका काम है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। तीसरा डिपार्टमेंट होता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट, जो फिनिश गुड्स बन गया उसको पैकेट करना, पैकेजिंग करना। उसके बाद आपके पास आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो गुड्स है उसका अच्छे से मार्केटिंग करना। सर उसके बाद आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है। सर आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है कि नहीं होता है सर? आपके पास एचआर डिपार्टमेंट भी होता है। मतलब कितने सारे डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का काम अलग होता है। आगे क्या लिखा है? दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। सही बात है सर। ये देखिए, परचेस डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ परचेस पे फोकस करना होगा। पैकेजिंग का डिपार्टमेंट का काम सिर्फ पैकेजिंग पे फोकस करने का होगा। सेल्स डिपार्टमेंट का काम सिर्फ सेल्स पे फोकस करना होगा। तो ये क्यों हो पाया सर? क्यों ये पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने काम को डिवाइड कर दिया। और जैसे ही आप काम को डिवाइड करते हैं, गारंटीड उनके बीच में स्पेशलाइजेशन आएगा, मतलब आएगा। और कंपनी की एफिशिएंसी तो बढ़नी ही है सर। आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट इसी से रिलेट करता हुआ लिखा गया है कि डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली। अभी फिर हमने देखा सर कि जब आप पीपल को लेके आएंगे, पीपल तो पीपल के साथ आप क्या देंगे सर? जल्दी बोलो। टास्क प्रोवाइड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारे पास परचेस डिपार्टमेंट भी है सर, हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है सर, हमारे पास पैकेजिंग डिपार्टमेंट है सर, हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है सर, हमारे पास सेलिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट है सर, हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है सर हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट भी है। अरे कितने सारे डिपार्टमेंट है बच्चा। तो ये क्यों है सर? क्योंकि हमने डिवीजन किया। बोले क्या? डिवीजन।
और हर डिपार्टमेंट को बता के रखा है उनका क्या काम है, उनका क्या टास्क है। देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब, मतलब जो जिस काम के लिए बना है उसको वही काम हमें प्रोवाइड करना है, ये याद रखना है। कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग पीपल for various departments according to their qualifications, skills and experience। मैं टीचिंग में बेस्ट हूँ तो मुझे टीचिंग का काम अगर दिया जाएगा, टीचिंग डिपार्टमेंट में रखा जाएगा तो काम बेस्ट होने वाला है। मैं ओसीएम पढ़ाने में अच्छा हूँ, मुझे ओसीएम के लिए रखा जाएगा तो बेस्ट होगा सर। अगर मुझे गलती से बोल दिया जाए इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तो वो सही नहीं होगा। तो एज पर स्किल, एज पर क्वालिफिकेशन, आपको हर इंसान को उसके स्किल और उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग करना है, मतलब करना है। आगे लिखा है, दिस इज हेल्पिंग इन डिफाइनिंग द जॉब प्रॉपरली विच क्लैरिफाइज द रोल ऑफ एवरी पर्सन। जैसे हमारे आरती ग्रुप ट्यूशन में हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर अलॉटेड है। बीके के लिए सचिन सर है तो उनका पूरा फोकस सिर्फ बीके के ऊपर ही होने वाला है, पूरी अथॉरिटी उनके पास ही है, उनको मालूम है कब पोर्शन कंप्लीट कराना है, कब एग्जाम का कंडक्ट कराना है, सब उनका ही काम है सर। इकोनॉमिक्स के लिए अलग सर हम लोग ने रखा है तो उनका काम पूरा इकोनॉमिक्स के लिए है। ओसीएम के लिए अलग सर है तो पूरा फोकस ओसीएम के ऊपर है। मतलब हर कंपनी में क्या होता है, हर पर्सन का क्या काम है, क्या जॉब है, उसके क्या रोल है, वो क्लियर कट डिफाइन करके रखे जाते हैं। ये बात याद रखिए। ये रहा पॉइंट नंबर 2। आज ये पॉइंट नंबर 3, ये तो बहुत ही प्यारा पॉइंट है। ये क्या लिखा है, कॉमर्स स्टूडेंट का सबसे फेवरेट पॉइंट है, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो भी रिसोर्सेज है अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कर पाते हैं तो आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जैसे कि लिखा है, दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब्स टू द डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब जिसका जैसा क्वालिफिकेशन, जिसका जैसा स्किल, जिसका जैसा नॉलेज, जिसके जैसी एबिलिटी, जिसका जैसा इंटरेस्ट, उसी हिसाब से डिफरेंट एम्प्लॉय को उनके जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम दिया जाता है। आगे, ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम्स पॉसिबल। मतलब अगर जिसको जो काम जो पर्सन जिस काम में बेस्ट है, अगर आप उसको वो काम दे रहे हैं तो वो काम आसानी से हो जाएगा। अगर सर मुझे बोला जाए सर साफ सफाई कीजिए तो साफ सफाई में शायद मैं बेस्ट नहीं हूं। सर मेरे को कोई बोलते कि सर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम कीजिए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने में मैं बेस्ट नहीं हूं। जो काम में जो इंसान बेस्ट है उसको वही काम देंगे तभी काम कंप्लीट होने वाला है। आगे बोलता है, this right workforce utilize other resources at the optimum level so that desired result are achieved within the defined period। तो अगर इंसान को सही काम दिया जाए तो वो इंसान अवेलेबल जो भी रिसोर्सेस रहते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है मैक्सिमम लेवल, और उसका वेस्टेज कभी नहीं करता, ताकि डिफाइंड टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर, टारगेटेड टाइम के अंदर हम हमारे रिजल्ट्स को अचीव कर लें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रॉपर पीपल को टास्क प्रोवाइड करके रखेंगे। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। चलिए हमारे फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी वाला पॉइंट है। बोलता है क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है सर, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, लोगों को लेके आ रहे हो तो लोगों को काम देना गारंटीड है। तो देखिए लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल टू द एवरी मैनेजर। हर एक मैनेजर का, जैसे परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग है, एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग। हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, उनके अपने रोल है। तो आगे क्या लिखा है, दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाई द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दोस पावर्स। सही बात है सर, आपको अगर अथॉरिटी दे दिया इसका मतलब नहीं अनलिमिटेड अथॉरिटी, आप कुछ भी करेंगे कि आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। जब आप किसी पर्सन को कोई अथॉरिटी देते हैं तो उस अथॉरिटी के साथ आपको भी मालूम है आप साथ में क्या लेके आते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एक बाउंड्री होती है, उसकी एक लक्ष्मण रेखा होती है कि उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए, उसी लाइन के अंदर रहते हुए आपको अपनी अथॉरिटीज का यूज करना है। आप पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। आगे लिखा है, so that misuse of power does not take place। सही बात है सर। well defined jobs and responsibility help in bringing efficiency into managers working, this help in increasing the productivity। सही बात है सर, अगर आप मैनेजर को प्रॉपर बता के रखें उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गारंटेड एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब हमारा गारंटेड प्रॉफिट बढ़ने वाला है। मैं ओसीएम का टीचर हूँ, मेरे को पूरी अथॉरिटी है कि सर मैं बच्चों को होमवर्क करा सकता हूँ,
होमवर्क अगर वो करके नहीं आता है तो मैं पनिशमेंट दे सकता हूँ, लेकिन कौन सी पनिशमेंट दे सकता हूँ? क्या उनको मैं गिरा गिरा के मार सकता हूँ? क्या उनको मैं चमाट दे सकता हूँ? क्या मैं उनको गाली दे सकता हूँ? नहीं, ये मेरे पास अथॉरिटी नहीं है सर। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगा। तो हर कंपनी में जब भी किसी पर्सन को, किसी मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है तो क्लियर कट उसकी बाउंड्री भी सेट की जाती है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए 4 पॉइंट्स हो गए हमारे सर। नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो कौन सा पॉइंट बोल रहा है सर? क्या लिखा है? स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। ये देखिए, परचेज डिपार्टमेंट सही से रॉ मटेरियल खरीदेगा तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही से फिनिश गुड्स बनाएगा, ये फिनिश गुड्स बनाएगा तभी जाके पैकेजिंग डिपार्टमेंट सही से पैकेजिंग कर पाएगा, पैकेजिंग प्रॉपर होगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सही से मार्केटिंग करेगा और सेल्स डिपार्टमेंट सही से सेल्स कर पाएगा, और इन सबको काम करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम करना सही से। मतलब ये जितने डिपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं ना बच्चा, अगर ये साथ मिलके काम करें तो ही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने वाली है। और इसके लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान का क्या काम है, क्या टास्क है, क्या रिसोर्स आप यूज कर सकते थे, ये बताना पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, दिस फंक्शन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग द पोजीशंस एंड इंश्योर म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग इंडिविजुअल्स। ये देखिए, कल के दिन पैकेजिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन मिसिंग हो जाए तो कंपनी की वाट लग जाएगी। कल के दिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा खत्म हो जाए तो भी कंपनी की वाट लग जाएगी। कल के दिन परचेज डिपार्टमेंट सही से रॉ मटेरियल ना खरीदे तो अदर जितने डिपार्टमेंट है वो भी उनका काम खत्म हो जाएगा। तो सच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोऑर्डिनेशन की, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, जिसके लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पे फोकस किया जाता है। आगे, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। सही बात है, अगर आप चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन सही से चलते रहे तो सब मिलके काम करो। अगर आप मिलके काम नहीं कर सकते तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं होने वाले, आपके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट नहीं फुलफिल होने वाले, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होना है। ये चीजें हम लोग और डिटेल में कोऑर्डिनेशन वाले फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन फिर से एक बार जस्ट ऐसे बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है सर? स्कोप फॉर इनोवेशन। याद कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन कुछ नए आइडिया के साथ आता है, कुछ नए मेथड्स लेके आता है, तो एज अ मैनेजर मेरा काम है उसके आइडिया को वेलकम करना, उसको इस बात के लिए मोटिवेट करना कि आप नए नए आइडियाज पे काम कीजिए। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी ये होता है, देख लीजिए यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल्स एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। एम्प्लॉइज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज। दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज। सही बात है सर, अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को इतना फ्रीडम देता है कि वो अपने नए आइडियाज पे काम कर सके, सोच सके, तो गारंटेड सर नए नए नॉलेज की बातें सामने आएगी। हमें पता चलेगा किस इंसान के अंदर क्या टैलेंट है, किस चीज का टैलेंट है। ये कब होता है सर? जब आप प्रॉपर इनोवेशन के लिए स्पेस देते हैं और भी मैनेजर की तरफ से स्पेस मिलता है। दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू द अडॉप्टिंग न्यू चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ द वर्क इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सही बात है सर, अगर आप फ्रीडम दे के रखे हैं तो आपके पास न्यू मेथड समझ में आएंगे। आप जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते चले आ रहे हैं, क्या पता एम्प्लॉय का दिया हुए मेथड से आपका टाइम भी बच जाए, आपका कॉस्ट भी बच जाए, हो सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप ऑर्गेनाइजिंग में बरोबर एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के न्यू आइडियाज पे उनको फ्रीडम देंगे, उनको स्पेस देंगे, उनके नॉलेज को ध्यान रखेंगे, उनके टैलेंट को ध्यान रखेंगे, तभी ये चीजें होने वाली है। अगर आप एक रिजिड होके ये सोचेंगे जैसा चलते चले आ रहा है वैसे ही चलने दो, तो काम नहीं होने वाला है। आगे चलिए बढ़ते हैं सर हमारे सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। तो क्या लिखा है सर कि हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, बिजनेस के ग्रोथ का मतलब है बिजनेस का आज एक ब्रांच है, कल दूसरा ब्रांच ओपन हो जा रहा है। बिजनेस आज 100 करोड़ पे बिजनेस हो रहा है एक साल का, अगले साल 10,000 करोड़ पे गेम हो रही है, तो इसको ग्रोथ बोलेंगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बिजनेस लाइन चेंज कर रहे हैं। आज मेरा फूड्स के अंदर बिजनेस है, मैं फॉरेन कंट्री में फूड सप्लाई करता हूँ सर, लेकिन अगले दिन से मैं इंडिया में भी चाय का बिजनेस चालू कर दे रहा हूँ सर, इंडिया में मैं अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू कर दे रहा हूँ, इंडिया में मैं टूरिज्म का बिजनेस चालू कर दे रहा हूँ। तो एक बिजनेस पहले से था और बिजनेस लाइन मैंने एडअप कर दी, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो गारंटेड आपके बिजनेस का ग्रोथ भी होगा और डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। तो क्या लिखा है? द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग, clear defined roles and responsibilities, coordination among all levels of management,
personnel and use of appropriate control techniques bring efficiency at workplace and organizational growth as well। तो ध्यान से याद रखिएगा बच्चों, एम्प्लॉयज मिलके काम कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, एफिशिएंसी लगातार बढ़ते जा रही है, मैनेजर बरोबर उन्हें स्पेस दे रहा है अपने नॉलेज के ऊपर काम करने के लिए, अपने मेथड्स के ऊपर काम करने के लिए, अपने टैलेंट के ऊपर काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? सर गारंटीड आगे जाने वाली, गारंटीड आगे जाने, और हमारा ग्रोथ होगा सर, हमारा डाइवर्सिफिकेशन होगा, हमारे जेब में पैसा आना चालू हो जाएगा, पैसा आना चालू होगा, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होना चालू हो गई। नेक्स्ट वाले किस पे चलते हैं सर? नेक्स्ट आपके पास है सर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखिए लिखा है क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाई द जॉब पोजीशन, इट क्लियरली स्टेट द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीवन कैन वर्क अकॉर्डिंगली। Clarity in jobs and power helps in increasing the mental satisfaction and create sense of security among the employees। तो सर पीपल को लेके आए, पीपल को उनका काम बता दिया, तो एक एम्प्लॉय के दिमाग में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चालू हो जाता है कि हाँ भाई मेरी कंपनी ने मेरे को एज अ प्रोडक्शन मैनेजर रखा है, मेरी ये काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अथॉरिटी है, मेरा दायरा है, यही मेरी लक्ष्मण रेखा, इसी के अंदर रह के मुझे काम करना है। अगर मैं सही से काम करता हूँ मुझे रिवॉर्ड किया जाएगा, और अगर मैं कुछ झोल करता हूँ तो फिर गारंटीड है सर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि वो अपनी कंपनी के लिए ईमानदारी से काम करे, लॉयल्टी के साथ काम करे, और वो एम्प्लॉय तभी कर पाता है जब उसके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस स्टार्ट होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम पीपल को लेके आ रहे हैं, उनको टास्क प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ताकि आपका एम्प्लॉय पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी के साथ काम कर सके। ये हमारे 8 पॉइंट्स हो गए बच्चों। तो अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए सर, आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो आप गारंटीड आप टाइप करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके अपने डाउट्स को। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप का आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां से आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपके पास 2 यूट्यूब चैनल्स हैं सर, ये भी देख सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। बस एट द एंड ये आप अपने दिमाग में रखिए कि ईमानदारी से पढ़ाई करना है। सिर्फ 7 महीने की ये जर्नी रह गई है, जून का महीना चालू हो गया है, दिसंबर तक की ये जर्नी है। ईमानदारी से अगर आप 7 मंथ्स अपने आप को दे पाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं, हार्डवर्क करने के लिए रेडी हैं, तो इस बात की गारंटी है सर कि मेहनत हमेशा अच्छा फल आपको देगा, गारंटीड देगा। क्योंकि सर जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मेहनत करते जाते हैं आपको उसका फल मिलते जाता है। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, आपके आसपास के सोसाइटी के लोग आपके आसपास फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की और अच्छा रिजल्ट निकाला। सिर्फ 7 महीने की बात है बच्चों, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, हर सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।